प्रोटीन क्या है देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा लिखना, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स having carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen mainly, but also contain sulfur, phosphorus, iron and iodine. तो प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेनली, बट आल्सो कंटेन सल्फर, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। क्लियर? तो प्रोटीन्स ये हमें पता चला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये सारे एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, देन प्रोटीन्स हैं कैसे, पहचानोगे कैसे? तो प्रोटीन क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल कोलेजन, इट इज ए प्रोटीन। ओके, तो कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है। एंड कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन, मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एनसीईआरटी में भी मेंशन है और कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एआईपीएमटी में। तो कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन, ये याद रखना है। फिर एक है रिब्यूस्को, रिब्यूस्को इज ऑल्सो ए प्रोटीन, कोलेजन इज ऑल्सो ए प्रोटीन। रिब्यूस्को इज व्हाट? राइबोलोज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो आर यू से हो गया राइबोलोज, जो ये बिस है इससे हो गया बिसफॉस्फेट। सी से हो गया कार्बोक्सिलेज, और ओ से क्या हो गया? ऑक्सीजनेट। तो रिब्यूस्को इज व्हाट? इट इज ए प्रोटीन और इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। आरयू से राइबोलोज, बिस से बिसफॉस्फेट, सी से कार्बोक्सिलेज, ओ से ऑक्सीजनेज। इट इज ऑल्सो ए प्रोटीन एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट, प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा जो अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो है रिब्यूस्को। ऑल्सो प्लांट में अगर आप कंसीडर करोगे, ये एनिमल में एब्सेंट रहता है, तो प्लांट में जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन हो गया, कौन हो गया? रिब्यूस्को। क्लियर? एज ओवरऑल अगर बात करोगे तो कोलेजन से भी ज्यादा कौन प्रेजेंट है? रिब्यूस्को है। तो पूरे बायोस्फीयर में, और यू कैन से इन प्लांट, तो प्लांट्स में भी ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। तो होल बायोस्फीयर एंड यहीं पे ऐड कर लो, होल बायोस्फीयर एंड इन प्लांट्स, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये देखो, ये भी क्या हो गया? ये भी एक प्रोटीन है। तो
इस तरह से प्रोटीन दिया हुआ है। फिर जो प्रोटीन होता है वो क्या होगा, वो मोस्ट डाइवर्स केमिकल है। ह्यूमन बॉडी में सबसे मोस्ट डाइवर्स केमिकल है। डाइवर्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है ये। जैसे फॉर एग्जांपल कोलेजन, तो कोलेजन आपने पढ़ा है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ पे, जोर से बोलो। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में जैसे बहुत सारे, जैसे बोन है तो बोन में क्या, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, और उसके बाद उसका एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू कोई भी होता है तो उसमें एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद इसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। फिर कुछ सेल्स होते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू में, और उसके बाद फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर्स हो सकता है, येलो इलास्टिक फाइबर्स हो सकते हैं, फिर रेटिकुलर फाइबर्स हो सकता है। तो बहुत क्या होगा, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें 3 कंपोनेंट है। एक तो उसका मैट्रिक्स जिसको ग्राउंड सब्सटेंस बोला, और सेकेंड उसमें सेल्स होंगे। जैसे अगर बोन कंसिडर करो आप, तो बोन्स का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक में प्रोटीन भी है, ऑसिन प्रोटीन है, या उसी में कोलेजन प्रोटीन भी आप बोल सकते हो। फिर यानी कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड या किसी तरह का, तो उसमें एक क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, या उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा उसका कंपोनेंट होता है क्या, कुछ सेल्स। तो सेल्स में जैसे बोन की अगर बात करो तो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये सेल्स हो गए। और तीसरा नंबर आता है फाइबर्स का। तो वो किसी तरह का इन्हीं प्रोटीन से फाइबर्स बने होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर हो सकता है, फिर इलास्टिक फाइबर हो सकता है, या रेटिकुलर फाइबर हो सकता है। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में वो किन 3 चीजों से मिलके बना है, तो पहला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का दूसरा नाम ग्राउंड सब्सटेंस, सेकेंड सेल्स, एंड थर्ड फाइबर्स। एक्सेप्ट ब्लड में क्या है, ब्लड में फाइबर्स नहीं है, ये याद रखना है। तो ब्लड फाइबरलेस है वहां पे, तो वहां पे कोई फाइबर्स नहीं है। नहीं तो हर कनेक्टिव टिश्यू में आपको ये 3 कंपोनेंट मिलेंगे। अब एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है, और उसमें कुछ प्रोटीन्स के नाम लिखे हुए हैं, क्लियर। कुछ प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं, और इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। तो सारा जो बॉक्स है वो हम लोग याद करते हुए चलेंगे, क्लियर। तो उसमें क्या, एक बार क्वेश्चन पूछा, 1 साल पहले क्वेश्चन पूछा, 2020 में नहीं 2019 में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। 4 ऑप्शन थे उसमें, जो करेक्ट ऑप्शन था वो था GLUT4। तो जो बॉक्स आप देखो उसमें GLUT4 दिख रहा है आपको, लिखा हुआ GLUT4 है। तो एनसीईआरटी ने जस्ट लिख दिया है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। सेल में क्या करना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराना। तो ऐसा हम लोगों ने डाइजेशन में भी पढ़ा था, GLUT4 होता है, GLUT2 होता है, GLUT1 है, एक S-GLUT भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो बहुत सारे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होता है, जो ग्लूकोज है ये एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, मतलब वाटर लविंग है ग्लूकोज, उसमें वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, सेल के ब्लड में तो जाता है, इजीली मूव करता रहता है, लेकिन जब वो किसी सेल में जाने की कोशिश करता है तो हमें पता है जो सेल है वो किसका बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड उसको आने नहीं देते, तो उसको किसी न किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को। उसका भाई जो है फ्रक्टोज, उसको भी एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जो है GLUT5। ग्लूट का मतलब GLU फॉर ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी क्या है, वो भी प्रोटीन ही है। क्या है, प्रोटीन है। तो क्वेश्चन इस तरह से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और उसमें 4 ऑप्शन थे। देखो एनसीईआरटी ने लेकिन ये नहीं बताया है कि GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्लियर। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट, क्लियर। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि ये जो ट्रांसपोर्टर है अकेला ग्लूकोज को लेकर नहीं जाता। ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ग्लूकोज को पकड़ता है, लेगा। उसके बाद जैसे ही ब्लड से इंसुलिन आया, इंसुलिन कहां से आएगा,
किस सेल से रिलीज होता है? हंसना नहीं है, बताना है। हंस रहे हो यानी वीडियो आपने देखा ही नहीं है, उसमें बताया हुआ है। पैनक्रियाज में होते हैं कुछ सेल्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी सेल, नाम सुना है? हाँ तो बोलो किस सेल से? हाँ तो बोलना है ना, तो बीटा सेल वहां से सिक्रीट करेगा। तो बीटा सेल से ब्लड के थ्रू आ रहा है इंसुलिन। अब जब वो ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचा, GLUT4 के पास, तो वो इंसुलिन को भी पकड़ता है और ग्लूकोज दोनों को साथ लेकर जाता है सेल्स में, ठीक है। और ज्यादातर उसकी सप्लाई है स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में जाएगा वो, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टर है, सब सेल्स के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो उतना हमें डिटेल में नहीं याद रखना, इतना हमारे सिलेबस में है कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। चार थे, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। अब क्या था, ऐसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा कि GLUT4 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही का जिक्र था, तो बच्चों ने सोचा यही हो सकता है, तो GLUT4 टिक करके आ गए और सही में वही आंसर था। तो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो GLUT1 है, GLUT2 है, GLUT3 है एंड GLUT5 है, बहुत सारे 12-13 ऐसे या उससे भी ज्यादा कह सकते हो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, लेकिन 5 हमारे मतलब के हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें से जो 4 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो 1 2 3 एंड 5 है, दीज आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट, मतलब इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। जैसे ही इन्होंने पकड़ा किसको, ग्लूकोज को, उसको लेकर सेल के अंदर घुस जाएंगे, इंसुलिन का वेट नहीं करते, उसका इंतजार ये नहीं करते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो सारा जो बॉक्स का है सारा हमें याद रखना है। अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो वहां पे बस आप एक ऐड कर सकते हो कि ग्लूकोज GLUT4 मतलब ग्लू फॉर ग्लूकोज, टी फॉर ट्रांसपोर्टर। और ये ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे सेल्स कौन कौन है तो ऐड कर सकते हो, स्केलेटल मसल, लीवर, स्केलेटल मसल, लीवर। अलग से भी मैं जब वो आएगा तो मैं और लिखवा दूंगा, आप इसके पास एनसीईआरटी है वो यहीं पे ऐड कर ले तो आपको और ज्यादा सही लगेगा। तो GLUT4 कहाँ ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, लीवर में एंड स्केलेटल मसल एंड लीवर। कैसा है, इंसुलिन डिपेंडेंट। इसके जो और भाई लोग हैं जैसे GLUT1, GLUT2, GLUT3 एंड GLUT5, these are insulin independent। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन बाहर से आता है। ऐसे 10-12 क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा बाहर रहेगा एनसीईआरटी से, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है। यानी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं पे रखना है तो वो चीज पे रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कोलेजन दे दिया तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कोलेजन के बारे में, उस पर आप रिसर्च कर लो, वो सही है। लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं है वो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में वीनस सिस्टम पढ़ने की कोई जरूरत, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, सब कुछ। तो वीनस सिस्टम हमें नहीं पढ़ना होता, वो एनसीईआरटी ने कभी बताया ही नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं। अब ईसीजी, तो ईसीजी में डिजीज का हमें नहीं पढ़ना, हम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, ठीक है ना, हम अभी बनने वाले हैं। तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि अभी ये जो एसटी देखो, ईसीजी देखना सर जरा आप, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है क्या, ऐसा कोई नहीं पूछने जा रहा। वो अभी डॉक्टर बनाएंगे ना, 5 साल पढ़ाएंगे, 5.5 साल, 4.5 ईयर का कोर्स होता है और 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है एमबीबीएस में। तो 5.5 साल पढ़ाना है ना भाई, उसके बाद एमडी कराना है तो उसमें भी ईसीजी पढ़ना है, और उसके बाद जब कार्डियोलॉजिस्ट बनना है सुपर स्पेशलाइजेशन तब भी ईसीजी पढ़ना है। अब इसका मतलब नहीं कि अभी ही पूरा ईसीजी पढ़ ले और क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी से, उस समय कह रहे क्या आ गया यार, अब तो पूरा इतना पढ़ लिया कि जो याद रखना था वही याद नहीं है। तो क्लियर कट देखो, 2 चीजें होती हैं, मैं अगर नहीं खाऊं तब भी मैं बीमार हो सकता हूं, और मैं अगर ज्यादा खा के वोमिटिंग कर दूं
तब भी मैं बीमार हो जाऊँ। तो दोनों केसेस हैं। बहुत खा लेने पे भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना। कितना खाना है ये डिपेंड करता है। हाँ, अब कुछ लोग हैं जो ओवर ईटिंग करके पचा सकते हैं, लेकिन वो गिने चुने लोग होते हैं। जैसे इस क्लास में हर कोई उतना खा के नहीं पचा पाएंगे, तो वही होता है। कोई कुछ बच्चा होता है, जैसे कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, टीचर से भी ज्यादा सोचते हैं वो, तो भाई पढ़ लेगा वो, पूरा ईसीजी पढ़ा दो उसको कुछ भी पढ़ा दो, पढ़ लेगा वो। लेकिन अब जो मीडियोकर है, जो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज है, जो डॉक्टर बन सकता था अगर वो सही गाइडलाइन में पढ़ाई करता और क्या क्या आता है वो उसको बताया जाता, अब उसको भी हमने दुनिया भर की चीजें पढ़ा दी। अब नतीजा ये हुआ कि अब वहां भी वोमिटिंग होना शुरू हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ज्ञान बताना बांटना बहुत आसान है, मैं कुछ भी बता दूं आपको, क्योंकि मुझे एक सिर्फ जूलॉजी सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। मुझे बोटनी पे नहीं ध्यान रखना, मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आना, मुझे केमिस्ट्री नहीं। लेकिन ये आपके साथ नहीं चलेगा, आपको फिजिक्स आना चाहिए, आपको केमिस्ट्री भी आना चाहिए। केमिस्ट्री में तीन तरह के केमिस्ट्री हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर आपको बायो भी आना चाहिए, बायो में है बोटनी और जूलॉजी, ये भी आपको आना चाहिए। एक टीचर को सिर्फ एक एक टॉपिक आना, एक एक सब्जेक्ट आना चाहिए, उसका काम हो गया। तो उसके लिए 24 घंटे हैं, वो उसके बारे में सोच सकता है, प्लस उसने पढ़ाई भी कर रखी है ना। तो पढ़ाई करके भी रखी है तो उसके लिए आसान है। जो एक 11th का बच्चा है, एक 10वीं में पतली पतली किताबें होती थी, अब 11वीं में आके दुनिया भर का, यहाँ का एक तो एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है पूरा। एक लार्ज ह्यूज गैप है 10th में और 11th में। 10th में बच्चा टॉपर रहता है, 10 CGPA पॉइंट। जैसे मैं एलन में था तो हम पूछते थे किसके 10 CGPA पॉइंट आए हैं CBSE में, सारे खुश होके हाथ उठाते थे। 70-80 के बैच में लगभग 80 में 80, या कभी कभी थोड़ा एक दो कोई नहीं उठाएगा, तो 80 के 80 बच्चे 10 CGPA पॉइंट वाले होते थे। 2-3 महीना बीता, अब उनके मार्क्स आने लगे कम। उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो टॉपर था, 10 में 10 लाया है, अब इसके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। बच्चा भी टेंशन में कि अरे ये क्या हो रहा है, पहले तो मैं टॉपर था अपने स्कूल का, या अब यहाँ नंबर कम आ रहे हैं। तो 2-3 महीने बाद जो टॉपर्स थे उनके भी मार्क्स अब धीरे धीरे कम आने लग गए, क्योंकि जो गैप था उसको कोप अप नहीं कर पाए बच्चे, ठीक है। अब जब 2-3 महीने बाद में पूछता था कि किसके 10 CGPA पॉइंट है, तो उस 80 में से डरते डरते किसी तरह 20-30 हाथ उठते थे। क्योंकि अब जो 20-30 लोग और लोग इसलिए नहीं उठाते कि मैं तो टॉपर था, मेरे फिजिक्स में ही आ जा रहे हैं माइनस में मार्क्स, या 25-30 आ रहे हैं, तो अब मैं क्यों हाथ उठाऊं भाई। तो इस तरह की बातें होती है। तो वो तो एक अपना एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसको हम नहीं कुछ कर सकते, तो वो है। तो क्या है कि आप एक, मतलब कहने का मतलब ये है कि फोकस्ड वे में स्टडी होना चाहिए, नहीं कुछ भी हम नहीं पढ़ते रहें। हाँ, बायो में क्या है, NCERT बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में उसमें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल दिए हैं, आप देखना कभी, एक तो 5-5, 10-10 लाइन में लिखा है, कुछ पता नहीं क्या लिखा है, और उसके बाद वो न्यूमेरिकल है। तो अगर वो आप करने बैठ गए तो फिर कुछ नहीं होना, क्योंकि उतना ना टाइम है नीट में, नीट का सिलेबस बड़ा होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तुरंत आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जो IIT का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा नीट से कम होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहाँ पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन आना है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं पढ़ लेना है। यहाँ भी मेरे साथ कुछ मजबूरी थी, इसलिए मैंने इधर उधर बहुत पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है ये चीज़ें। और बहुत एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, 12th पार्ट में है, वो भी केमिस्ट्री के टीचर बोलते हैं ये हमें नहीं आता, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होनी है, ठीक है ना। तो वहीं पे रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का भी पार्ट है, ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाते हैं। तो ये फायदा आपका जरूर हो जाएगा कि आपको केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ भी अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर है, यहीं पे मैं बता दूंगा कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो मोस्ट डाइवर्स केमिकल्स हैं इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट डाइवर्स का मतलब कि बहुत सारे फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोलेजन है तो वो भी प्रोटीन है, जो NCERT लिख रही है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस।
क्लियर। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ग्राउंड सब्सटेंस में भी वो, क्योंकि सेल्स के बीच में वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो है वहां पे वो, मतलब इंटरसेलुलर जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब सेल के, दो सेल के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वहां पे आपको कोलेजन मिल जाएगा। तो बहुत सारे बोन्स हैं, मतलब बोन्स हैं, वहां पे कोलेजन फाइबर्स हैं, वो भी किसके, कोलेजन के बने हुए हैं, कोलेजन प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी लिख दिया इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। फिर उसी में आप देखोगे ट्रिप्सिन का भी नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो हम ऑलरेडी डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। तो ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम भी है प्लस वो प्रोटीन भी है। तो जितने एग्जाम्पल लिखे सारे क्या है, ये प्रोटीन है। कोलेजन, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है क्या करता था, किसका डाइजेशन करवाता था, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता था। उसके बाद एंटीबॉडी लिखा है एनसीईआरटी में, एंटीबॉडीज है ना। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रोब से लड़ते हैं वो, तो भी क्या है, प्रोटीन है, क्लियर। फिर उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, लेकिन क्या है, वो भी प्रोटीन है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये सारे जो है वो प्रोटीन ही है। जैसे रिसेप्टर, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। अब रिसेप्टर्स दो तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो हार्मोनल रिसेप्टर होते हैं जो सिर्फ हार्मोन से बाइंड कर, हार्मोन आता है उनसे बाइंड कर जाता है, और जब तक हार्मोन बाइंड नहीं करेगा वो अपना फंक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो रिसेप्टर से बाइंड करके ही हार्मोन्स अपना फंक्शन दिखाते हैं। तो हार्मोन के लिए भी रिसेप्टर है, प्लस आपको मतलब ये स्टिमुलाई जो है, स्टिमुलस मतलब स्मेल के लिए है, टेस्ट के लिए है, इन सब के लिए भी क्या है, रिसेप्टर है, क्लियर। तो रिसेप्टर दो तरह के हो सकते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी रिसेप्टर होता है। तो रिसेप्टर दो तीन तरह के हो सकते हैं, लेकिन सारे रिसेप्टर प्रोटीन के ही बने होंगे। या तो किसी स्टिमुलाई के लिए, टेस्ट के लिए रिसेप्टर होते हैं जो टंग के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्मेल के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना, फिर आपको हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, फिर आपको न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन सारे रिसेप्टर किस चीज के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, क्लियर। तो ये सारे प्रोटीन के रिसेप्टर हैं, मतलब प्रोटीन के बने हुए। तो इस तरह से जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिया है ये सारे क्या हैं, मतलब प्रोटीन ही है, अलग अलग। तो देखो ये लाइन पहले इस पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डाइवर्स केमिकल, चार ऑप्शन थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। क्या होगा आंसर, प्रोटीन। तो देखो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है हमारे बॉडी में, तो क्या हो गया, मोस्ट डाइवर्स केमिकल हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, प्रोटीन्स आर proteins are most diverse chemical in human body, because exist in several form। अब इसमें सारा हमें याद रखना है, तो फर्स्ट आप लिख लेना कोलेजन, कोलेजन, और इसको एनसीईआरटी लिख रही है इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये कोलेजन एक्ट करता है, और कोलेजन मोस्ट एबंडेंट है, ये भी हमें याद रखना है। तो फर्स्ट कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये याद रखना है आपने को। इसी में ट्रिप्सिन याद रखना है, ट्रिप्सिन इज ये एंजाइम है ना, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पैनक्रियाटिक जूस या इंटेस्टिनल जूस, ट्रिप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस या इंटेस्टिनल जूस, कहाँ पे, जोर से बोलो, मुझे भी नहीं आता था ना, मैं भी धीरे से मुंह चला देता था पीछे बैठ के, टीचर बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बोल रहे आवाज नहीं है। तो पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस में है
उसके बाद देखो इंसुलिन है, इंसुलिन भी प्रोटीन है और प्रोटीन का बना हुआ है एंड इट इज ए हार्मोन। इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है आपको पता है और ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को, सॉरी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये याद रखना है। इसका जो एक्शन है ये एनसीईआरटी में दिया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि इंसुलिन कौन से दो सेल्स पे एक्ट करता है, तो हमेशा याद रखना है एक है हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स, तो लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और दूसरा एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, तो दिस स्टोर्स फैट, तो इन दोनों सेल पे एक्ट करता है, ये याद रखना है हमें। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में इन दो सेलों पे, तो एडिपोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स पे। एनसीईआरटी के लाइन से है, ये लाइन आपको मिलेगी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, इंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। जो बीटा सेल है ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, और पैंक्रियाज ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो ये याद रखना है अपने को। तो इंसुलिन भी क्या है, ये भी प्रोटीन हो गया। फिर रिसेप्टर्स, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो हार्मोनल रिसेप्टर, हार्मोनल रिसेप्टर जो बाइंड करेगा किससे, यानी हार्मोन्स बाइंड करेंगे इससे जनरली आके, तो हार्मोनल रिसेप्टर, हार्मोन्स बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर, तो ये हो सकता है हार्मोनल रिसेप्टर हो सकता है, और मैं ऊपर लिख दे रहा हूं तो इस तरह से लिखना, तो हार्मोनल रिसेप्टर हो सकता है। फिर किसी स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर हो सकता है, स्टिमुलस रिसेप्टर, ये हो सकता है स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, टच के लिए, किसी भी तरह का हो सकता है, टच के लिए, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, सब के लिए स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर होते हैं। किस तरह का स्टिमुलस है उसके लिए रिसेप्टर है। फिर आपको न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यानी एंटी लिखा हमने, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर। तो ये तीनों तरह के जो रिसेप्टर हैं ये भी सारे प्रोटीन के बने हुए हैं, तो वो हो सकता है हार्मोन के लिए रिसेप्टर हो, और ये सारे रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं। स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर होते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एक है एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन है, गाबा है, गामा एमिनोब्यूटाइरिक एसिड, डोपामिन, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारी बॉडी में जो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके लिए भी रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर प्रोटीन के बने हैं, तीन तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं। तो ये हो सकता है। फिर एंटीबॉडी जो है,
एंटीबॉडी है, ये भी आपको, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। बेसिकली ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो है ये फाइट टू इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, इन सब से फाइट करेंगे एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हो गया, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। ज़्यादातर यहाँ जो हम बात करेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टर एग्जाम्पल ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 एंड ग्लूट 5। अब ग्लू का मतलब यहाँ पे हो गया ग्लूकोज, और टी का मतलब है ट्रांसपोर्टर। तो ऐसे आप लिखना, ग्लू इज व्हाट, ग्लूकोज, और टी फॉर ट्रांसपोर्टर। तो यही, इसी से इसका नाम आया है, ग्लू फॉर ग्लूकोज, टी फॉर ट्रांसपोर्टर। और ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टर हैं, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। अब जो ग्लूट 4 है ये याद रखना है, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब जब भी ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन साथ साथ होंगे तभी ये ग्लूकोज को लेकर जाएगा, नहीं तो ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा। तो इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है ना। तो इंसुलिन डिपेंडेंट है एंड इट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। अदरवाइज ये तीनों हो गए इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये है इंसुलिन, और ये ग्लूट 5 भी, ग्लूट 3 तक, ग्लूट 5 से छोड़ देना है। ग्लूट 5 भी ये है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इनको इंसुलिन का नहीं कराते, ये सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ओनली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। और ग्लूट 4 आपको इंसुलिन प्लस ग्लूकोज। तो जो ग्लूट 4 है वो किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन, तो इंसुलिन का और प्लस ग्लूकोज का, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। ग्लूट 5 में याद रख सकते हो, ऐसा हमने डाइजेशन में ही बताया था आपको, ये फ्रक्टोज का कराता है ये ग्लूट 5। नाम इसका है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के लिए, लेकिन ये इसके भाई फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट कराएगा। F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का भी होता है, देखो ग्लूकोज के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं। तो ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका तीनों तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी, पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफ्यूजन से, और थर्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तीनों तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर। तो ये सारे प्रोटीन है। तो इतना याद रखना आप लोग, टेबल वाले सारे हो गए, तो ये याद रखना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो प्रोटीन होते हैं, दीज आर हेट्रो